हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल स्कूल। आपकी पढ़ाई क्लास 12th की चैप्टर 3 की अब एंड पोर्शन पे आ गई है अपने। तो आज जो टॉपिक आप इस पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बियॉन्ड बर्थ रिसोर्सेस एंड स्टेटस। बहुत ही इजी टॉपिक है ये, इसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। पैराग्राफ इसलिए यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं क्योंकि समय की जो है वो कमी है, तो इसलिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन होगा ज़रूर, ठीक है, और पैराग्राफ के हिसाब से होगा। लेकिन फिर भी ये नहीं सोचना है कि यहाँ पर लेंदी हो जाएगा, आसानी से समझ में आएगा अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे और सुनेंगे। तो क्या कहा जा रहा है, बियॉन्ड बर्थ रिसोर्सेज एंड स्टेटस। पर्टिकुलर पैराग्राफ की जो लाइंस होती हैं ना, जो टॉपिक की पर्टिकुलर हेडिंग्स होती हैं, अगर हम इनको समझ गए तो अंदर का कंटेंट क्या है ये भी बहुत कुछ क्लियर हो जाता है हमारे लिए। तो ये जो आप सब टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, इसकी मीनिंग अगर आप समझ लो तो आगे अंदर मसाला क्या है इसके बारे में बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो बर्थ, रिसोर्सेस एंड स्टेटस, तीन कीवर्ड्स हैं जिनको आपको पकड़ना है, और ये तीन कीवर्ड्स के चारों तरफ ही पूरा हमारा जो कंटेंट है अंदर का ये मूव करेगा, ठीक है। यानी बर्थ जो है उसके बेसिस पर हम ये देखेंगे कि किसको कितने रिसोर्सेस मिलते हैं, या मैं कहूं कि किसको रिसोर्सेस के बेसिस पर क्या स्टेटस मिलता है, ऐसा दो चीजें, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द बर्थ हाउ मच रिसोर्सेस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विल ओन, यानी किसी भी समाज का कोई तबका, उसके पास कितने रिसोर्सेस होंगे, संसाधन होंगे, बर्थ के बेसिस पर ये क्लैरिफाई होगा, ठीक है। और जिस तरह से उसके पास रिसोर्सेस होंगे उसी के बेसिस पर उसका स्टेटस, ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी के पास खूब सारी ज़मीन है, खूब सारा पैसा है तो वो रिच है, और अगर उसके पास ज़मीन, पैसा, बाकी अधिकार नहीं है तो उसका स्टेटस लोअर रहेगा सोसाइटी पे। तो होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे अंदर की तरफ बढ़ते हैं। देखो, आपने चैप्टर 2 में जो पढ़ा है, मैं अक्सर इसलिए जब भी कॉन्टेक्स्ट आता है तो आपको रिवाइज करवा देता हूं। तो यहां पर भी कॉन्टेक्स्ट आ रहा है आपका। इफ़ यू रिकॉल द इकोनॉमिक रिलेशंस, आपने चैप्टर 2 में, मैंने हमेशा आपको रिलेट करते समय बता दिया कि चैप्टर 1 आपके क्लास 12th का इंटायरली डिफरेंट है। ब्रिड्स जो बीट्स, ब्रिक्स और बोन्स वाला है, इंटायरली डिफरेंट है। कहानी चैप्टर 1 में ही शुरू होती है, चैप्टर 1 में ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब आप चैप्टर 2 से शुरुआत करते हो अपने हिस्ट्री की, तो जो हिस्ट्री चैप्टर 2 में शुरू होगी 3 और 4 में भी कंटिन्यू होगी। बस डिफरेंसेस क्या हैं, चैप्टर 2 में हमने क्या पढ़ा, हिस्ट्री का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ा है। यानी सोसाइटी जब इवॉल्व हो रही है तो उस इवोल्यूशन के दौरान, डेवलपमेंट के दौरान जो पॉलिटिकल चेंजेस हैं और जो इकोनॉमिक चेंजेस हैं ये हो रहे हैं, वो आपको पढ़ने को मिलेगा। थर्ड जो है, इसमें कंप्लीटली हम सोशल चेंजेस के बारे में पढ़ रहे हैं। ये जो पूरा चल रहा है अभी तक सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे थे। और फोर्थ जो चैप्टर है इसमें आप रिलीजियस चेंजेस के बारे में पढ़ रहे थे, पढ़ेंगे मतलब कहने का। बस इसके बाद एक छोटा सा और कंक्लूजन है और फिर हम चैप्टर 4 में एंटर हो जाएंगे। क्लियर है। तो जब आप सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हो और सोसाइटी में थोड़ी सी इकोनॉमी इंक्लूड हो रही है, तो चैप्टर 2 को रिकॉल किया जा रहा है यहाँ पे, बेसिकली समझ में आ गया होगा। तो ये लोग क्या कह रहे हैं कि अगर आप रिकॉल करें क्या, इकोनॉमिक रिलेशंस, जो डिफरेंट सेक्शंस के बीच में इकोनॉमिक रिलेशंस थे, उनको अगर आप रिकॉल करो चैप्टर 2 से, तो आप देखोगे, यू विल रियलाइज दैट स्लेव, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, यानी ऐसे श्रमिक, ऐसे लेबर जिनके पास अपनी खुद की खेती योग्य एग्रीकल्चर के लायक ज़मीन नहीं है, हंटर गैदरर्स लोग जो शिकार से अपनी लाइवलीहुड, अपनी आजीविका चलाते हैं, अपना गुजर बसर करते हैं, ठीक है, फिशर फॉक्स वगैरह, मछुआरे वगैरह, जो एनिमल्स, कैटल्स को रेयरिंग करते हैं यानी पालते हैं, और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे दूध हो गया और बाकी के दूसरे प्रोडक्ट्स हो गए, एनिमल स्किन और ये सब कुछ, उससे अपनी आय चलाते हैं उसको सेल करके, ठीक है। तो पैस्टरलिस्ट्स हो गए। पैस्टरलिस्ट वर्ड क्लियर है सबको, इतने बार रिपीट हो चुका है, मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि पैस्टरलिस्ट वर्ड क्या है। पीजेंट्स, सिंपल और मजदूर टाइप के लोग हो गए। विलेज हेडमैन, देखो कैसे धीरे धीरे आप देख रहे हो कि इकोनॉमिक रिलेशन के बेसिस पर
आगे बढ़ते चली जा रही है। मतलब हमने शुरू किया स्लेव्स, गुलामों से, लेकिन हम जब ख़त्म करेंगे इसी को तो हम किंग्स पे ख़त्म कर रहे हैं। यानी सोसाइटी का एक जो है सबसे हाईएस्ट तबका और सोसाइटी का सबसे लोवेस्ट जो सेक्शन है तबका है, इन दोनों को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया गया। और आपने चैप्टर 2 में विलेज हेडमैन, क्राफ्ट पर्सन, मर्चेंट, किंग्स, इन सब के बारे में पढ़ा है, हाउ दे डेवलप्ड, कैसे धीरे धीरे इकोनॉमिक रिलेशंस के बेसिस पर, और कैसे जब नए नए सिटीज़ का इमरजेंस हो रहा था तो उस दौरान जिसने भी जितने संसाधनों पर अधिकार किया, ठीक है, या वर्ण व्यवस्था के हिसाब से अगर हम कहते हैं, हम यहाँ पर बर्थ की बात कर रहे हैं, तो बर्थ में आपको पता है कि बर्थ में क्या था, 4 वर्ण थे, ब्राह्मणास, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो शूद्र है इसको तो किसी भी तरीके से कोई ज़्यादा राइट है नहीं, बाकी के 3 जो लोग हैं इनको राइट है। इनमें से भी जो ऊपर के 2 सेक्शंस हैं इनको सबसे ज़्यादा राइट्स मिले हुए हैं। तो राइट्स हैं तो रिसोर्सेज के ऊपर ओनरशिप के लेवल पर भी कुछ ना कुछ प्रिविलेजेस होंगे, स्पेशल अधिकार होंगे, ठीक है। वैश्या तो ट्रेडर क्लास है, इसके पास भी रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन रिसोर्स इनके पास हमेशा कम रहेंगे या इनका अधिकार रिसोर्स के लेवल पर कम होगा, तो इनका स्टेटस भी कम होगा। यही चीज़ हमें यहाँ अब सोशल कॉन्टेक्स्ट में डीप में समझनी है। इस पूरे पैराग्राफ और आगे आने वाले जो लाइनें पैराग्राफ है इस पूरे वीडियो में हम यही डीप में समझेंगे कि जेंडर के बेसिस पर या और दूसरे स्टेटस के बेसिस पर किस तरीके से लोग रिसोर्सेज को ओन करते हैं, हमें क्या क्या एविडेंसेस मिलते हैं कि उस ज़माने में लोगों के पास रिसोर्सेज को ओन करने का क्या सिस्टम था। क्लियर है? चलो, तो राजा हो या स्लेव हो, गुलाम या दास हो, हमने सबके इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में जानकारी ले ली है चैप्टर 2 में, इतना हमें क्लियर है। इस समय ये जो सोशल कैटेगरीज इमर्ज हुई हैं सब कॉन्टिनेंट में, चैप्टर 2 की बात हो रही है अभी यहाँ पे, चैप्टर 2 की ब्रीफिंग हो रही है यहाँ पे कि चैप्टर 2 में ये जो डिफरेंट सोशल कैटेगरीज इमर्ज होके आई हैं, ठीक है, इंडिया के डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन, स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया की बात हो रही, ठीक है ना। यहाँ पे नॉर्दर्न इंडिया को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। अब इनके इकोनॉमिक रिलेशन के बेसिस पर हम ये देखेंगे कि क्या सोशल पोजीशंस हैं। देयर सोशल पोजीशंस वेर ऑफन शेप्ड बाय देयर एक्सेस टू इकोनॉमिक रिसोर्सेज। ऑब्वियस सी बात है कि एक राजा जो है और एक जो ब्राह्मण है, इनके इकोनॉमिक स्टेटस, हालांकि हम पढ़ते हैं कि वैदिक सिस्टम के हिसाब से ब्राह्मणास जो हैं इनको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक रिसोर्सेज के ऊपर ओनरशिप नहीं है, बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे भी ब्राह्मण देखने को मिलते हैं जो पुअर भी हैं और रिच भी हैं, मतलब दोनों तरीके के हैं। बट किंग्स की बात करोगे तो किंग तो हमेशा रिच ही रहने वाला है, ठीक है। तो इनके जो सोशल स्टेटस हैं, सोशल पोजीशंस हैं, ये इनके इकोनॉमिक रिसोर्सेज की एक्सेस पर डिपेंड करता है। अगर इनकी इकोनॉमिक रिसोर्सेज की एक्सेस ज़बरदस्त है ही है तो इनका सोशल स्टेटस भी अच्छा होगा। तो कुल मिला के समाज में निचला तबका वो है जिसके पास आर्थिक संसाधन कम से कम या ना के बराबर है, और समाज का ऊपर का तबका वो है जो कि रिसोर्सेज से वंचित है, डिप्राइव्ड ऑफ द रिसोर्सेज। हम यही चीज़ यहाँ एग्जामिन करने वाले हैं। मैंने आपको एक तरीके से शॉर्ट में बता दिया और एक्सप्लेन करके भी बता दिया कि हम यही एग्जामिन करने वाले हैं, ठीक है। हियर वी विल एग्जामिन द सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज। अपने पास संपत्ति, प्रॉपर्टी या एक्सेस टू रिसोर्सेज होने का क्या मायना होता था, क्या मीनिंग होता था, क्या उससे सोसाइटी में उस पर्टिकुलर पर्सन की इमेज होती थी उसकी स्पेसिफिक सिचुएशन के बेसिस पर। तो आपको अलग अलग, जैसे जेंडर की भी सिचुएशन रखी जाएगी, ठीक है, आगे आप देखेंगे और दूसरे सिचुएशंस रखी जाएंगी, और उन सिचुएशन के बेसिस पर हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इन चीज़ों को। तो पहले हम देख लेते हैं जेंडर एक्सेस टू प्रॉपर्टी, यानी सोसाइटी में ऑल टुगेदर मेल और फीमेल्स की बात कर ले। अभी हम सेक्शंस की बात नहीं कर रहे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनको अभी हम साइड में रखें। हम मेल और फीमेल के पर्सपेक्टिव से देखें कि व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेस और एक्सेस टू रिसोर्सेस वेर देयर। आपके वेदास, आपकी जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं, ये क्या कितने अमाउंट में प्रॉपर्टी रखने के अधिकार देती हैं, किस तरीके के या क्या अधिकार, और कितने अमाउंट में प्रॉपर्टी रख सकते हैं मेल और फीमेल। मेल की फीमेल के लिए प्रॉपर्टी को लेके क्या राय है वेदों की,
और फीमेल की, मेल को लेके क्या है, ये चीज़ समझेंगे। सो कंसीडर अ क्रिटिकल एपिसोड इन द महाभारत। उदाहरण महाभारत का ही ले लेते हैं, क्यों? क्योंकि महाभारत जो है आपकी इस पर्टिकुलर चैप्टर 2 की थीम है। चैप्टर 2 को समझाने के लिए कई जगह पर महाभारत का रेफरेंस लिया गया है। इनफैक्ट आपकी जब बुक शुरू हुई तो फिर महाभारत से ही शुरू हुई थी। महाभारत के डिफरेंट सीन और सिनारियोज को यहाँ पर लाके बताने की कोशिश की गई है। चलो तो हम महाभारत के एक इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल एपिसोड से समझने की कोशिश करेंगे मेल और फीमेल के रिलेशंस को पहले, ठीक है। तो सीन ये है कि दो पार्टीज़ हैं, एक पार्टी है कौरवास की, ठीक है, और दूसरी पार्टी है पांडुस की, ठीक है, पांडु। तो पांडवास कह दें, पांडुस के पुत्र हैं। तो कौरवास और पांडवास ये दो पार्टीज हो गई। बेसिकली ये एक ही फैमिली के दो ब्रांचेस हैं, ठीक है। फैमिली एक ही है बट है ये वैसे बेसिकली ये भी कुरु, लेकिन जो धृतराष्ट्र और उसके बेटे हैं वो इनको डिफरेंट आइडेंटिटी से इसलिए आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये इनको फैमिली से अलग करना चाहते हैं बेसिकली, क्लियर है। और सारी प्रॉपर्टी कौरवास को चाहिए। तो यहाँ पर होता ये है कि इनके बीच में हमेशा ये कंपटीशन चल रहा है। इनके बीच में क्या, पर्टिकुलरली कौरवास आर एवरी टाइम ट्राइंग टू यू कैन से किल द पांडवास, ठीक है। और यू कैन से कि इनको किसी तरीके से हम बाईपास कर दें कि इनको हम एक भी प्रॉपर्टी ना दें और हम राजा बन जाएं यूनिलेटरली। तो ऐसा पॉसिबल था नहीं, इसलिए कोशिश हमेशा ये होती रहती थी कि रास्ते से इनको हटा दिया जाए, क्लियर है। अब रास्ते से कैसे हटाया जाए, तो उसके लिए अलग अलग एफर्ट्स चले हैं। पूरी कहानी में डिफरेंट कुछ ऐसे कारनामे किए हैं, कांड किए हैं कौरवास ने, दुर्योधन एंड पार्टी ने। यहाँ पर क्या हुआ कि बाकी सीनियर्स थे जो घर के, भीष्म पितामह और तमाम लोग, इनके प्रेशर के चलते आखिरकार राज्य बांटना पड़ा और राज्य को दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक है हस्तिनापुर और दूसरा इंद्रप्रस्थ। ऐसा हुआ था बंटवारा। अब जब बंटवारा हो गया तो कौरवास हस्तिनापुर पर थे और पांडवास इंद्रप्रस्थ पर थे। तो अब ये देखा नहीं जा रहा था दुर्योधन एंड पार्टी से, तो उन्होंने इनको एक जुए के गेम के लिए बुलाया, ठीक है। चौसर का गेम बोलते हैं इसको या जुए का गेम बोलते हैं इसको, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, इसमें दुर्योधन की तरफ से उसका जो मैटरनल अंकल है, उसका जो मामा है, ही वॉज वेरी कनिंग एंड वेरी मच एक्सपर्ट इन द गेम ऑफ डाइस। तो इन्वाइट किया कौरवास ने पांडवास को इन्वाइट किया, ठीक है। दुर्योधन इन्वाइटेड युधिष्ठिर टू अ गेम ऑफ डाइस का गेम, चौसर के गेम के लिए इन्वाइट किया। क्लियर हो गया यहाँ पे। चलो द लेटर यानी दुर्योधन इन्वाइट किया था। तो दुर्योधन क्या है, डिसीव्ड बाय हिज राइवल, ठीक है। सॉरी, द लेटर आई मीन युधिष्ठिर वॉज डिसीव्ड बाय हिज राइवल, यानी युधिष्ठिर को इस गेम में चीटिंग मिली, धोखा मिला। धोखा इसलिए क्योंकि थोड़ा सा उसका जो मामा है उसने कुछ इस तरीके से रिचुअल पता नहीं, जो भी कहानी है उसके हिसाब से कुछ ऐसा किया था कि जो पासे थे, डाइस की जो पासे होते हैं ना, पासे समझते हैं ना कि जिनको आप डालते हैं और वो नंबर्स निकल के आते हैं, तो वो डाइस जो है वो उसकी मर्जी के हिसाब से ही नंबर्स शो करती थी। कुछ इस तरीके की उसकी कमांड थी, परफेक्शन था, या जो कुछ कहो कि उसने कुछ बना रखा था अपना जादू वादू करके, ठीक है। तो यहाँ पर युधिष्ठिर वॉज डिसीव्ड बाय दी दुर्योधन ने युधिष्ठिर के साथ छल किया, चीटिंग की, बदमाशी की, क्लियर है। और जब बदमाशी की तो इस बदमाशी में युधिष्ठिर स्टार्टेड लूजिंग, धीरे धीरे हारना शुरू हो गए वो, क्लियर है। जो भी स्टैक पे लगाते, जो भी दाव पे लगाते, कोई भी चीज़ स्टैक पे लगाओगे आप तो हार जाओगे, ऐसा हो रहा था। और स्टैक पर उन्होंने अपना सारा सोना लगा दिया, हाथी लगा दिए और रथ लगा दिए, अपने जितने गुलाम दास वगैरह थे सब लगा दिए, अपनी पूरी आर्मी लगा दी, फिर आगे जाके अपना पूरा खजाना ही लगा दिया इंद्रप्रस्थ का, ठीक है। पूरा राज्य लगा दिया, सारी प्रॉपर्टी और जो उनकी थी वो लगा दी, अपने भाइयों को लगा दिया, पूरा परिवार हार गए वो। एवरीथिंग ही जस्ट पुट ऑन स्टैक, ठीक है। सारी चीज़ दाव पर रखते चले गए युधिष्ठिर, और आखिरी में खुद को भी हार गए हिमसेल्फ। जब ये खुद को हार गए, देन ही स्टैक देयर कॉमन वाइफ द्रौपदी एंड लॉस्ट हर टू। तो क्या कहा मैंने कि इस महाभारत के सिनेरियो को लेकर मैन एंड वुमेन, मेल और फीमेल के रिलेशनशिप को डिसाइड करने की बात आएगी यहाँ पे।
ठीक है। तो रिलेशनशिप डिसाइड क्या हो रही है कि सारी प्रॉपर्टी लगाते लगाते युधिष्ठिर ने बाद में क्या है, अपनी कॉमन वाइफ यानी पांचों जो पांडव थे उनकी जो वाइफ हैं द्रौपदी, उनको भी दांव पर लगा दिया और हार गए। अब बात ये आती है ओनरशिप की। सबसे पहले तो यहीं पर मामला क्लियर हो गया ना, मैंने क्या कहा कि मेल और फीमेल के बीच में ओनरशिप, यानी ओनरशिप का मतलब है कि रिसोर्सेस की ओनरशिप तो हम बाद में बात करेंगे, पहले हम ये देख लें कि क्या इंडिविजुअल लेवल पर भी कुछ रिलेशन है, जैसा कि हमेशा आज के डेट में भी है। तो इंडिविजुअल रिलेशन ही इतने डेप्थ पर हैं कि जो हस्बैंड है, जो मेल है, वो फीमेल को ओन करता है, यानी फीमेल की ओनरशिप मेल के पास में है। एंड इस एक्सटेंट तक है मेल की ओनरशिप फीमेल के ऊपर दैट ही कैन पुट हर ऑन स्टैक, दांव पर लगा सकता है, जिसके ऊपर आपका सोर्स 11 के ऊपर बहस भी किया गया, डिस्कशन किया गया कि क्या ये पॉसिबल है दैट अ मेल कैन स्टैक हर वाइफ, हिज वाइफ, ठीक है, अपनी पत्नी को भी दांव पे लगा दे। अब ये तो थोड़ा सा है ना, समझना चाहिए बात को कि भाई अपनी पत्नी को दांव पे लगाएं, ऑब्जेक्ट है क्या वो, कोई एक वस्तु है। लेकिन उस ज़माने में, यहीं से देखो संपत्ति का भी क्लियर हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा समझ रहे हैं उस चैप्टर को। भाई अगर कोई इंसान एक पर्सन को भी अपनी प्रॉपर्टी मान रहा है तो उस पर्सन से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी होगी तो उसकी होगी ही, उसके ऊपर उसका अधिकार होगा। इसका मतलब यहाँ पर बड़ा इजी होगा हमें ये फिगर आउट करना कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर मेल्स जो हैं दे हैव सम प्रिविलेजेस, स्पेशल राइट्स ओवर द प्रॉपर्टी। ऑलराइट, ये चीज़ अपने आप क्लियरली ड्रॉ कर सकते हो। तो इशू है यहाँ पे ओनरशिप का। अब ओनरशिप का जो इशू है ये इस तरह की स्टोरी में निकल के आता है, क्लियर है। वहाँ पे सोर्स 11 में बात भी की गई है कि क्या युधिष्ठिर अपनी वाइफ को दांव पे लगा सकते थे। तो इसमें दो आर्गुमेंट्स आते हैं। पहला आर्गुमेंट ये आता है कि हाँ, युधिष्ठिर जो है वो अपनी वाइफ को दांव पे लगा सकते हैं इसलिए क्योंकि वो उनकी वाइफ है, और वाइफ के ऊपर नॉर्मली जो है हस्बैंड का हमेशा राइट रहता है। तो भले वो युद्ध में हार गए बट हारने के बाद भी तो वाइफ ही है, और वाइफ है तो आप उसको भी दांव पे लगा सकते हैं। और दूसरा ये निकल के आता है कि जब वो खुद ही हार गए, ठीक है, जब वो खुद ही हार गए तो उसके बाद उनका हर एक चीज़ से कंट्रोल अब खत्म हो गया। लास्ट में उन्होंने अपने आप को लगाया दांव पे ना, ऐसा नहीं था कि अपने हारने के पहले उन्होंने अपनी वाइफ को दांव पे लगाया हो। अगर अपने हारने के पहले लगाते तो एक बार ओनरशिप में हम मान भी लेते कि ठीक है चलो अभी इनके पास इनका ये अधिकार है। लेकिन अब जब वो खुद को हार गए हैं तो अब उनको और भी कोई चीज़ दूसरी दांव पे लगाने का अधिकार ही नहीं है। अब तो कंप्लीटली सरेंडर हो गए, बात खत्म यहाँ पे। तो यहाँ पर वाइफ को दांव पे नहीं लगा सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से दो काउंटर आर्गुमेंट हैं, लेकिन फिर भी इस तरीके का डिस्कशन डिबेट चलता रहता है दरबार में, और फाइनली ये बहुत दुख भरा सीन क्रिएट हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो दुर्योधन के फादर हैं, धृतराष्ट्र जिनका नाम है, जो कि देख नहीं सकते हैं, ब्लाइंड है ना जन्म से, वो पांडवास को उनकी सारी प्रॉपर्टी वापस करने की बात करते हैं। हालांकि फिर बाद में मामला बिगड़ जाता है, क्लियर। चलो कोई बात नहीं है, कहानी पे नहीं, हम चैप्टर के इस पर्टिकुलर थीम पे आ जाते हैं। तो ये जो रिलेशंस हैं, ओनरशिप के जो इश्यूज हैं, ये बाकायदा फोरग्राउंडेड यानी डीपली लिखे गए हैं, एक्सप्लेन किए गए हैं, ठीक है। क्योंकि जो स्टोरीज आप देख रहे हो ये स्टोरीज जो है कहाँ से रिलेटेड है, महाभारत से, और महाभारत एक तरीके का लिटरेचर है। ऐसे ही बहुत सारे और लिटरेचर हैं जिनमें इन स्टोरीज़ को बताया गया है, और ऐसी स्टोरीज़ के थ्रू आपको ये दिखाने की कोशिश है, बताने की कोशिश या इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की गई है कि व्हाट काइंड ऑफ ओनरशिप वॉज देयर, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मेल फीमेल एंड इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी एज वेल। तो हम देखें कि धर्मशास्त्र या धर्मसूत्रास जो हैं हमारे, ठीक है, धर्मसूत्र और शास्त्रार्थ से आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ हो। अब ये मत कहना कि धर्मशास्त्र और सूत्रार्थ भी बता दीजिए अलग से, ठीक है। तो धर्मशास्त्र और सूत्रार्थ में इस तरह की स्टोरीज ऑलरेडी हैं, क्लियर है। मनुस्मृति में भी है, मनुस्मृति भी एक तरीके का धर्मशास्त्र है। इनफैक्ट मनुस्मृति के हिसाब से क्या है, पैटर्नल एस्टेट वॉज टू बी डिवाइडेड इक्वली, यानी जो फादर की प्रॉपर्टी है, फादर की जो प्रॉपर्टी है, पैटर्नल एस्टेट की बात हो रही है, मतलब फादर्स प्रॉपर्टी, पिता की संपत्ति के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो जो पिता की संपत्ति है उसको बराबर बराबर भागों में बांटा जाएगा, डिवाइडेड इक्वली एमंग्स सन्स, पुत्रों में बांटा जाएगा। यहाँ पर डॉटर की बात नहीं आती है, कहीं पर डॉटर नहीं लिखा है। आफ्टर द डेथ ऑफ द
पेरेंट्स, ठीक है। तो पेरेंट्स की, माता पिता की मृत्यु के बाद में जो प्रॉपर्टी होगी वो किन में बांटी जाएगी? बेटों में बांटी जाएगी। क्लियर है? विद अ स्पेशल शेयर फॉर द एल्डेस्ट, जिसमें बड़े बेटे को सबसे ज़्यादा शेयर मिलेगा। इनफैक्ट जो पिता की जो लिगेसी है, रोल है, वो बड़ा बेटा प्ले करना शुरू करेगा यहाँ पे। वुमेन कुड नॉट क्लेम अ शेयर ऑफ दीज रिसोर्सेज, महिलाओं को इस संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलेगा। क्लियर है? चलो, हाउएवर, हालांकि कहाँ पर संपत्ति मिल जाएगी इनको, किन कंडीशन पर? ठीक है, वुमेन वर अलाउड टू रिटेन द गिफ्ट्स। ठीक है, तो जब शादी हो रही है, ठीक है, तो उस दौरान मैरिज के ओकेशन पर जो भी गिफ्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है, मैरिज के दौरान जो भी गिफ्ट मिलेंगे डॉटर को उस पर्टिकुलर फैमिली से, अपने फादर की फैमिली से, ठीक है, जिसे लिटरली क्या नाम दिया जाता था? स्त्री धन नाम दिया जाता था, ध्यान रखना, ठीक है, स्त्री धन, वुमेन्स वेल्थ। तो ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो भी लेके आएंगी वो अधिकार में रखेंगी अपने, यानी कि उस पर्टिकुलर फीमेल के पास में वो प्रॉपर्टी हमेशा के लिए रहेगी, और वो प्रॉपर्टी आगे जाके उस फीमेल के जो चिल्ड्रन हैं वो भी इनहेरिट कर सकते हैं। मतलब जैसा कि फादर की प्रॉपर्टी के साथ है कि उसके बेटे उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकते हैं, वैसे द चिल्ड्रन कैन इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ देयर मदर एज वेल। क्लियर है? विदाउट द हस्बैंड हैविंग एनी क्लेम ऑन इट। यहाँ पर स्त्री धन में जो हस्बैंड है, जो मेल है, उसका क्लेम नहीं है। ये बात अलग है कि वो आउट ऑफ लव, आउट ऑफ रिस्पेक्ट वो दान दे दें या अधिकार बना दे अपने पति का कि भाई जब आपके ऊपर मेरा ही पूरा अधिकार है तो मेरी संपत्ति पर भी पूरा अधिकार है ना। इस तरह से थोड़ा थोड़ा होता था ना पुराने टाइम पर। बहुत ज़्यादा मानती थी, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल होती थी मेल की जो, या हस्बैंड की जो पोजीशन है वाइफ के सामने। क्लियर? तो यहाँ पर ये समझ में आता है कि हस्बैंड जो है इस पर क्लेम नहीं करेगा। क्लियर? लेकिन एक चीज़ और, मतलब हर जगह आपको थोड़ा सा मेल की सुपीरियरिटी देखने को मिलेगी, या हस्बैंड जो है, हस्बैंड की सुपीरियरिटी जो है हमको देखने को मिलती है। तो मनुस्मृति आगे एक और आप कह दो कि एक वार्निंग दे रही है, या एक तरीके से एक बात के लिए सजग आगाह कर रही है वुमेन्स को। किस बात के लिए? कि अगेंस्ट होल्डिंग फैमिली प्रॉपर्टी, फैमिली की कोई भी प्रॉपर्टी है या कोई भी ऐसी चीज़ जो उनको मिल रही है, मान लो चाहे वो गिफ्ट ही हो, तो वो उनको छुपाए नहीं, होल्ड नहीं करें। होल्ड करने का मतलब यहाँ पर छुपाने से है, होल्डिंग का मतलब यहाँ पर छुपाने से है कि आपको अपने हस्बैंड के इंफॉर्मेशन में रखना चाहिए, उनके दिमाग में, उनकी जानकारी में, उनके नॉलेज में इस चीज़ को रखना चाहिए। आप इसको हाइड नहीं करेंगे। क्लियर है? तो इवन देयर ओन वैल्यूएबल्स, आपके गहने या जो कुछ भी पर्टिकुलर आपके है ना पहनने के कपड़े या कोई भी ऐसी प्रीशियस चीज़ है, उसको भी आपको अपने हस्बैंड को बताना पड़ेगा। तो आप बिना हस्बैंड की परमिशन के, आपके हस्बैंड ने परमिशन दिया है कि अब आप इसको छुपा दो, होल्ड कर दो, किसी जगह पर, सीक्रेट जगह पर रख दो, तो बात अलग है। लेकिन आप अपनी तरफ से बिना हस्बैंड के नॉलेज के ऐसा नहीं करेंगे। दिस इज व्हाट मनुस्मृति वॉर्न्स टू द वुमन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यू हैव रेड अबाउट अ वेल्दी वुमेन। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या देखा कि जो पुरुष हैं हमारे, जो मैन हैं, या मैं कहूँ कि जो मेल हमारे हैं, तो मेल्स को प्रॉपर्टी के मामले में थोड़ा सा स्पेशल टाइप के राइट्स हैं, और फीमेल्स को नहीं है। ठीक है, फीमेल्स को नहीं है, और फीमेल्स को हैं भी तो वो कुछ ऐसा है कि आप हस्बैंड को बता के ही रखो। ठीक है, यानी हस्बैंड के नॉलेज में ही होनी चाहिए हर तरीके की प्रॉपर्टी, कुल मिला के, चाहे वो उनको स्त्री धन के तौर पर मिली हो, जो भी हो, सब कुछ। लेकिन हमें कहीं कहीं पर थोड़े से डेविएशन भी मिलते हैं। डेविएशन का मतलब कुछ ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं जहां वुमेन्स के पास में एक्सक्लूसिव राइट्स हैं प्रॉपर्टी को दान करने के, प्रॉपर्टी को रखने के। ठीक है, लंबे तौर पर ओनरशिप, लंबे का मतलब है खूब सारा अमाउंट में धन ओन करने का इनको राइट है। कैसे? तो आपने चैप्टर 2 में ही गुप्त वंश के बारे में पढ़ा है। क्लियर है? गुप्त वंश के बारे में चैप्टर 2 में थोड़ी सी हमने जानकारी ली थी। इसी गुप्त वंश में आपका एक रूलर है जिसका नाम है क्या नाम है, विक्रमादित्य, या दूसरा नाम कह दूं मैं चंद्रगुप्त। ये मौर्य नहीं है, चंद्रगुप्त सेकंड है ये। ठीक है, चंद्रगुप्त
विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चंद्रगुप्त सेकंड जो है, इसकी डॉटर है जिसका नाम है प्रभावती। ठीक है, शी वॉज मैरिड टू प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता वॉज मैरिड टू वकाटक प्रिंस। वकाटक वंश है, ठीक है, साउथ की तरफ था। तो वकाटक वंश में इसका विवाह हुआ और आगे जाकर इसने वहाँ की रानी का पद ग्रहण किया, रानी बन गई, वकाटक क्वीन बन गई है। तो जब वकाटक क्वीन बन जाती है तो हमें एक इंस्क्रिप्शन से इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, एपिग्राफिक और टेक्सचुअल स्टडी से हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, कुछ क्यूमुलेटिव एविडेंसेस का मतलब है कुल मिला के जो एविडेंसेस आपके पास हैं वो एपिग्राफी यानी इंस्क्रिप्शंस हैं। तो इंस्क्रिप्शन से भी पता चलता है और इंस्क्रिप्शंस के अलावा टेक्स्ट है उनसे भी पता चलता है। क्या पता चलता है आपको कि अपर क्लास वुमेन में हैव हैड एक्सेस टू रिसोर्सेस, यानी उच्च वर्ग की जो महिलाएं होती थी, दे कैन हैव एक्सेस टू द वास्ट अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस, यानी प्रभावती के पास है। तो इससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि उच्च वर्ग की महिलाओं के पास होता था उस समय। ठीक है, तो खूब सारी इकोनॉमिक रिसोर्सेज पर इनके अधिकार होते थे, ज़मीन पर होते थे, लैंड्स, कैटल। ठीक है, एंड मनी वर जनरली कंट्रोल्ड बाय मैन। ठीक है, क्लियर है। हालांकि महिलाएं भी जो है अभी भी पुरुषों के द्वारा ही कंट्रोल होंगी, इसका मतलब ये नहीं है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि प्रभावती गुप्ता वॉज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय हर हस्बैंड। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको एक्सेस नहीं है, एक्सेस का जिक्र हमको मिल गया, ये चीज़ हमको क्लियर हो गई। क्लियर है। दूसरे शब्दों में कहें, सोशल डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन वर शार्पेंड बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन एक्सेस टू रिसोर्सेज। यस, तो हम देखते हैं कि जो सामाजिक अंतर है, सोशल डिफरेंसेस हैं मैन और वुमेन के बीच में, इसमें इकोनॉमी का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि मेल की कंडीशन इसलिए मजबूत है, मेल के पास प्रॉपर्टी को ओन करने का एक्सक्लूसिव राइट है, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द अवेलेबल टेक्स्ट्स, या उस समय के जो धर्मशास्त्र और सूत्र हैं वो इस चीज़ को मेल के ही फेवर में करते हैं। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अभी तक तो आपने क्या देखा, जेंडर, एक्सेस टू प्रॉपर्टी। नाउ वर्ना एंड एक्सेस टू प्रॉपर्टी। मैंने कहा ना कि थोड़ा सा अलग अलग स्पेसिफिक सिचुएशन में बताऊंगा मैं। तो पहली सिचुएशन जो थी वो मेल फीमेल के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पर हो गई। अब थोड़ा सा हम बर्थ के बेसिस पर देख लेते हैं, वर्णा के बेसिस पर देख लेते हैं। वर्णा सिस्टम के बारे में सबको पता है, कोई भी ऐसा नहीं है यहाँ पर इस क्लास में जिसको ये नहीं पता हो कि वर्णा सिस्टम क्या है। वर्णा सिस्टम सबको पता है। वर्णा सिस्टम बेसिकली सोसाइटी को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, क्लासीफाई करता है, जिसमें सबसे अपर कैटेगरी पे आते हैं ब्राह्मणास। ठीक है, और दूसरे कैटेगरी पे आते हैं क्षत्रियास, और तीसरे कैटेगरी पे आते हैं वैश्यास, और चौथी कैटेगरी पे आते हैं शूद्रास। क्लियर। सो अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, अब आगे समझने की कोशिश करो। कोशिश क्या, बड़ा क्लियर है अब तो और आसान है। अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, अनदर क्राइटेरिया, दूसरा क्या क्राइटेरिया है अपार्ट फ्रॉम जेंडर। जेंडर हम आसानी से समझ चुके हैं, ठीक है, हमको समझ आ गया है ये चीज़, कोई दिक्कत नहीं है अब इसमें, ठीक है ना, मेरे ख्याल से। चलो, तो रेगुलेटिंग एक्सेस टू वेल्थ वाज वर्णा। वर्णा सिस्टम यानी सोसाइटी में जो हायरार्की बनी हुई है, उस हायरार्की के बेसिस पर रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर। जैसा कि अभी हमने देखा ऑलरेडी कुछ देर पहले, जब हम शुरू कर रहे थे अपना चैप्टर, तो हमने देखा था कि उस समय सोसाइटी में कौन कौन डिफरेंट टाइप के सेक्शन के लोग बन गए थे। तो इस चैप्टर में और उस चैप्टर दोनों में, और इनफैक्ट इस पर्टिकुलर सेकंड चैप्टर में भी, कंफ्यूज मत हो जाना, इस पर्टिकुलर सेकंड चैप्टर में भी जब वर्णा सिस्टम शुरू हो रहा था तो वर्णा सिस्टम के बारे में आपको बताया गया था कि ब्राह्मणास जो है वो यज्ञ करेंगे, यज्ञ कराएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, ठीक है, और गिफ्ट्स देंगे, लेंगे, सारे काम करेंगे। क्षत्रियास की ड्यूटी बताई गई थी, वैश्यास की ड्यूटी बताई गई थी, और शूद्रास की ड्यूटी बताई गई। ये सब क्लियर हो गया था ना। तो हमें वहाँ से ही पता है कि ऑक्यूपेशन किसका क्या है, किसका क्या बेसिक ऑक्यूपेशन है, दैट इज ऑलरेडी क्लियर टू अस। और ऑक्यूपेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ध्यान रखना यहाँ पर। क्लियर है। तो ऑक्यूपेशन ज़्यादातर बुक में इस तरीके से पोर्ट्रेट है, और आगे बात भी जो है समाज में ऐसे ही होती है कि हमको लगता है कि प्रोफेशनल काम से मतलब है। ऑक्यूपेशन डेफिनेटली प्रोफेशनल से मतलब है, लेकिन यहाँ पर क्वालिटी को इग्नोर मत कीजिएगा, इनहेरेंट क्वालिटीज़ को इग्नोर मत कीजिएगा। मैंने इसको कई जगह पर एक्सप्लेन भी किया है, बट ठीक है ना। जो वर्णा सिस्टम था, इस वर्णा सिस्टम में
उस पर्टिकुलर पर्सन की इंट्रिंसिक क्वालिटीज जो होती थी उसी के बेसिस पर वो अपना प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन भी ऑप्ट करता था, ये ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, तो ऑक्यूपेशन जो है, इस ऑक्यूपेशन में शूद्रास को सबसे नीचे सेवा के लिए रख दिया गया, क्लियर है। और बहुत सारे वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशन जो है वो ऊपर के 3 कैटेगरी वालों के लिए, ठीक है। फर्स्ट जो 3 वर्णा के कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए रख दिए गए। शूद्रास सिर्फ सेवा करेंगे और बाकी के जो वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशन है, पढ़ना पढ़ाना, लिखना लिखाना, जस्टिस करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, ट्रेड कॉमर्स करना, ये सारे काम ऊपर बांट दिए गए वैरायटी के, ठीक है। 3 वर्णास को, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यास तक में, क्लियर है। सो इफ दीज प्रोविजंस वर एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड, अब अगर इसी हिसाब से हम इम्प्लीमेंटेशन कर दें रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन को, जिस हिसाब से ऑक्यूपेशन दिया गया है, क्लियर है, तो वेल्दिएस्ट कौन होना चाहिए? वेल्दिएस्ट होना चाहिए ब्राह्मण। ब्राह्मण जो है वो सबसे वेल्दी होना चाहिए। द ब्राह्मणास है ना, वुड हैव बीन द वेल्दिएस्ट, क्लियर है। और क्षत्रिय उसके बाद सेकंड नंबर पे वेल्दी होना चाहिए, क्लियर है। दैट दिस करस्पॉन्ड to some extent with social realities evident from descriptions। कुछ हद तक ये क्लियर भी है, सच भी है, हालांकि 100% सच नहीं है, क्लियर है। हमें देखो डेविएशंस भी मिल जाते हैं। डेविएशन क्या मतलब, किंग ही सबसे ज़्यादा रिच है, आपको ये पता है, ये क्लैरिटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम लिटरली यहाँ पे बात करके चलें तो लिटरली बात करने के हिसाब से ब्राह्मण और ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय सबसे नीचे होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। या इसीलिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी कहा कि जो ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशन को सिर्फ आप इस चीज़ से ना लो कि ऑक्यूपेशन इकोनॉमिक या फाइनेंशियल एक्टिविटी है जिस एक्टिविटी के थ्रू धन कमाना है। ये एक ड्यूटी है, ये ऑक्यूपेशन ये एक ड्यूटी है कि आपको सोसाइटी में अपना पर्टिकुलर रोल फुलफिल करना है। ब्राह्मणास का रोल सोसाइटी में लोगों को गाइड करना था, ठीक है, यज्ञ कराना था, सोसाइटी को प्रॉपर ऑर्डर में रखना था, मोरल एथिकल वैल्यूज़ को मेंटेन करना था, और इस एक्टिविटी को करते हुए धन कमाने में उसका ज़्यादा ध्यान नहीं होना चाहिए, क्लियर है। तो ये बात आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेगी। ऑलराइट, चलो तो हम देखें अगर, तो सोशल रियलिटीज़ जो हैं, सोशल रियलिटीज़ 100% तो नहीं, लेकिन इसके कुछ कुछ करस्पॉन्ड हैं, क्लियर है कि उस समय जो प्रीस्ट और किंग हैं हमारे टेक्सचुअल ट्रेडिशंस में, ये हमें कुछ कुछ वेल्दी मिल जाते हैं। तो कुछ प्रीस्ट वर्ड जो यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, इसको मैं क्लैरिफाई कर दूं। प्रीस्ट वही है जो राजा से हमेशा जुड़ा हुआ है, लेकिन हर ब्राह्मण राजा से नहीं जुड़ा हुआ है, इस बात को ध्यान रखना। प्रीस्ट कैटेगरी के जो लोग हैं दे आर एसोसिएटेड विद द किंग, बट ऑल द ब्राह्मणास वर नॉट एसोसिएटेड विद द किंग, दैट यू शुड रिमेंबर। तो जो प्रीस्ट कैटेगरी के लोग हैं, सिंस दे आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद द किंग, तो दे विल बी वेल्दी, ये लोग वेल्दी रहेंगे हमेशा, क्लियर है। राजा सबसे ज्यादा वेल्दी रहेगा, किंग्स आर ऑलमोस्ट इनवेरिएबली डिपिक्टेड एज वेल्दी, क्लियर है। और प्रीस्ट आर ऑल्सो जनरली शोन टू बी रिच, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसी रिचुअलिस्टिक एक्टिविटी कराते हैं, यज्ञ करवाते हैं राजा के यहाँ, हवन करवाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं। इनका काम ही बेसिकली ऐसा है जो जिनको वेल्थ दिलाता रहेगा। लेकिन बहुत सारे ब्राह्मणास पुअर भी हैं, ठीक है, दो देयर आर ओकेशनल डिपिक्शंस ऑफ द पुअर ब्राह्मणास। हमें बहुत सारी स्टोरीज महाभारत से लेके तमाम धर्मसूत्र और बाकी जगह पे भी ये देखने को मिलता है कि ब्राह्मणास वर डिप्राइव्ड ऑफ द रिसोर्सेज। डिप्राइव्ड मीन्स ऐसा नहीं कि उनको कोई मना कर रहा है कि आपको प्रॉपर्टी ओन नहीं करना है, उनका मना कर रहा है उनको उनका धर्म, उनकी ड्यूटी, उनका ऑक्यूपेशन, दैट वाज प्रेस्क्राइब्ड बाय दी वेदास। वेदा यही प्रेस्क्राइब करते थे कि ब्राह्मण जो होगा उसको धन से ज़्यादा मोह नहीं होना चाहिए और वो अपनी ड्यूटीज धन के मोह या लालच में ना फुलफिल करे, क्लियर है। वो बात अलग है कि बाद में डेविएशन हुआ और बहुत सारा डेविएशन हमें देखने को मिला, जिसकी वजह से सोसाइटी में बड़े लेवल पर इनइक्वालिटीज आ गई। चलो एट अनदर लेवल, दूसरे लेवल पर हम देखें, इवन एज ब्राह्मणिकल व्यू ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, दूसरे तरीके से हम देखें, अगर दूसरे तरीके का मतलब है कि एक दूसरे लेवल पर अगर आप देखो कि चूंकि सारा जो समाज है, सारा समाज किस हिसाब से काम कर रहा है, धर्म सूत्रांश और धर्मशास्त्रार्थ के हिसाब से काम कर रहा है। कोडिफिकेशन जो हुआ है कि भाई हाउ यू शुड एक्ट इन अ पर्टिकुलर मैनर, तो वो जो मैनर है वो मैनर ब्राह्मणिकल व्यू का ही है ना, क्लियर है। तो इसमें हमें क्रिटिसिज्म इसीलिए देखने को मिलती है
क्योंकि धर्मशास्त्रार्थ और धर्मसूत्रार्थ जो है वो एक पर्टिकुलर सेक्शन को डिप्राइव कर देते हैं और कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस को थोड़ा सा स्पेशल राइट दे देते हैं आपके। क्लियर है? तो दूसरे लेवल पर अगर हम देखें तो ये आ कहाँ से रहा है, मतलब यहाँ पर अनदर लेवल लिखने का मतलब ही सिर्फ यही है कि आपको रिलेट कर दें कि भाई ये सब चीज़ें आ कहाँ से रही, ये सब आ तो धर्मसूत्र और शास्त्रार्थ से ही रही है ना। चलो, अदर ट्रेडिशंस डेवलप्ड क्रिटिक्स ऑफ द वर्ण ऑर्डर। ऑब्वियस सी बात है, जब धर्मशास्त्रार्थ और सूत्रार्थ ब्राह्मण लिख रहे हैं और वो एक पर्टिकुलर सेक्शन को डिप्राइव कर देते हैं रिसोर्सेज से, इकोनॉमिक रिसोर्सेज से, बाकी सेक्शंस को अलाउ कर देते हैं, तो उनका क्रिटिसिज्म होना लाजमी है, कॉमन है। तो वर्ण सिस्टम का इसीलिए हमें आलोचना देखने को मिलता है। क्लियर है? और इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर जब ये डिफरेंसेस बड़े लेवल पर सोसाइटी में डिसकंटेंट क्रिएट करने लग गए, तो हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव रिलीजन आए थे जिनके बारे में आप चैप्टर 4 में पढ़ोगे, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म वगैरह। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे लिटरेचर्स हैं, ठीक है। सम ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ दीज वर डेवलप्ड विद इन द अर्ली बुद्धिज़्म। क्लियर है? बुद्धिज़्म वगैरह में, इनफैक्ट इसी वाली बुक में अभी आपको थोड़ा सा बुद्धिज़्म से भी रेफरेंस में दूंगा, ठीक है, अगले वीडियो में। तो बुद्धिज़्म जो है 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा के आसपास जो इमर्ज होगा, जिसके बारे में जैसा मैंने कहा कि चैप्टर 4 में पढ़ोगे, ठीक है, तो आप देखोगे कि बुद्धिज़्म क्या करता है, रिकॉग्नाइज दैट देयर वर डिफरेंसेस इन द सोसाइटी बट डिड नॉट रिगार्डेड दीज एज नेचुरल और इनफ्लेक्सिबल। बुद्धिज़्म एक्सेप्ट करता है, डिनाई नहीं करता। इस बात को हमेशा क्लियर करना कि सोसाइटी में जो डिफरेंसेस हैं ये हमेशा रहेंगे। आप एक ऐसा आदर्श समाज नहीं बना पाएंगे जिस आदर्श समाज में हमेशा सब लोग एकदम बराबर हो जाएं। समाज में ऊंच नीच, वेरिएशंस, वैराइटीज़, डिफरेंसेस, डाइवर्सिटीज़ बनी रहेंगी, हमेशा से रही हैं और आगे भी रहेंगी। ये बुद्धिस्ट लोग एक्सेप्ट करते हैं कि सोशल डिफरेंसेस विल बी देयर, हमेशा डिफरेंसेस रहेंगे, ठीक है, बट ये ऐसा नहीं है कि रिजिड है, ठीक है, इनफ्लेक्सिबल नहीं है, रिजिड नहीं है, इनको चेंज भी किया जा सकता है, नेचुरल नहीं है इतने ज़्यादा, ठीक है ना। चलो, दे ऑल्सो रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ क्लेम्स टू स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। वर्णा सिस्टम का ये जो बर्थ वाला आइडिया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, की आप ब्राह्मण फैमिली में जन्म लेते हैं तो ब्राह्मण, क्षत्रिय फैमिली में लेते हैं तो क्षत्रिय, वैश्य में लेते हैं तो वैश्य, शूद्र फैमिली में लेते हैं तो शूद्र, ये भी बुद्धिस्ट लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। इनका मानना ये है, अभी अगले चैप्टर में ये चीज़ क्लियर, अगले चैप्टर में भी क्लियर होगी, इसी में भी कुछ टॉपिक्स ऐसे आएंगे जहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है? अब हम और कुछ दूसरी प्रैक्टिसेस देखते हैं। नॉर्थ इंडिया के बारे में बहुत कुछ देखा, थोड़ा सा और कुछ दूसरे सिनेरियो में हम देखते हैं कि संपत्ति को बांटना कितना बेहतर होता था और वेल्थ को शेयर करने वाले का स्टेटस क्या होता था बेसिकली। क्लियर है? जो रिसोर्सेज को शेयर करता था उसका भी तो कुछ ना कुछ स्टेटस होगा, और ऐसे लोग जो रिसोर्सेज को शेयर करते थे आपस में या नीडी लोगों के साथ में या डोनेट करते थे, ग्रांट्स करते थे, उनका किस तरीके से स्टेटस रहा होगा। सो फार वी हैव बीन एग्जामिनिंग सिचुएशंस वेयर पीपल ईदर क्लेम्ड और वेर असाइंड, ठीक है, जहां पर या तो उनका इनहेरेंट बाय बर्थ क्लेम है या फिर कुछ और रीजंस की वजह से उनको असाइन कर दिया गया पर्टिकुलर स्टेटस, जैसे वर्णा सिस्टम है ना। मतलब एक तो उनका बर्थ के बेसिस पर हो गया और दूसरा बर्थ के बेसिस पर उनको असाइनमेंट मिल गया कि भैया आपका यही पर्टिकुलर काम है, इससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते हैं, आपको वर्णा सिस्टम के अकॉर्डिंग ज़्यादा प्रॉपर्टी रखने का अलाउ नहीं है, आप सेवा करिए, बात खत्म। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेल्थ, संपत्ति के बेसिस पर। क्लियर है? मतलब जिसके पास जो वेल्थ है उसका वही स्टेटस होगा, उसको उसी हिसाब से काम, या वाइस वर्सा कर दो आप, दोनों चीज़ें सही हो जाएंगी। हाउएवर हमको कुछ और सिचुएशंस देखनी है, यहाँ पे कुछ और पॉसिबिलिटीज़ चेक करनी है। वो कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं? ऐसी सिचुएशन जहाँ पर लोग, पुरुष, मैन हु वेर जेनरस वेर रिस्पेक्टेड, ऐसे भी लोग थे जो शेयरिंग पर भरोसा रखेंगे, और ऐसे लोग भी समाज में बहुत ही प्रॉपर अच्छा स्टेटस अर्न करते थे, ठीक है। जबकि ऐसे लोग जो सिर्फ एक्यूमुलेट करेंगे, सिंपली एक्यूमुलेट करेंगे, इनकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं होगी, ठीक है। दे वर कंसिडर्ड एज मिजरेबल। क्लियर है? और उनकी समाज में इज्जत या स्टेटस भी हमें नीचे देखने को मिलेगा, मतलब समाज उनको बहुत सम्मानजनक दृष्टि से नहीं देखता। क्लियर? वन एरिया वेयर दीज वैल्यूज वर चेरिस्ड,
वॉज एंशियंट तमिलकम। तमिलकम याद है ना, तमिलकम का आपने चैप्टर 2 में डिस्क्रिप्शन पढ़ा था, यहाँ चोला चेरा पांड्याज लोग मतलब आए थे आफ्टर द मौर्याज पीरियड के बाद में, ठीक है ना। तो चोला चेरा पांड्या वाला जो एरिया था, जो उनका एक्सपेंशन का एरिया था, उसी एरिया में तमिलकम जो है वो, मतलब कह दें कि तमिलकम वही पर्टिकुलर एरिया है, ऐसा कह दो, ठीक है। चलो, सो वेयर एज वी सॉ अर्लियर देयर वर सेवरल चिफडम्स अराउंड 2000 ईयर्स एगो, क्लियर है। तो इस पर्टिकुलर तमिलकम वाले एरिया में राजाओं के अंडर में बहुत सारे चिफडम्स हुआ करते थे, जो कि इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस पर भरोसा रखते थे, शेयरिंग ऑफ वेल्थ के ऊपर भरोसा रखते थे, और उनमें से बहुत सारे लोग प्रेज किए जाते थे अपनी इस प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अमंग्स अदर थिंग द चीफ्स वर पैट्रॉन। ये लोग ना सिर्फ प्रॉपर्टीज़ या लैंड्स और बाकी रिसोर्सेज शेयर करते थे, बल्कि अपने अंडर में बहुत सारे ऐसे बार्ड्स मतलब होते हैं ना, जो गाना वाना ग्लोरिफिकेशन करते हैं, गा वा के, है ना, जो कहानियाँ सुनाते हैं, जैसे झांसी की रानी की आपने कहानी सुनी होगी, और गा के सुनाते हैं। या रीजनल लोग होते हैं जो अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में ग्लोरीफाई करते हैं किंग्स वगैरह को, तो इन लोगों को बार्ड्स कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और फिर पॉलिश्ड लैंग्वेज में गाना या कविता लिखने वाले जो पोएट्स हो गए, ठीक है। तो ऐसे लोगों को ये लोग पैट्रोनाइज करते थे, ठीक है, जो कि उनके पर्टिकुलर चीफ या किंग की प्रेज या ग्लोरीज को लोगों तक पहुंचाने का काम करते थे, क्लियर है। ऐसी जो एंथोलॉजीज़ हैं, यानी ग्लोरिफिकेशंस हैं, सॉन्ग्स हैं, ठीक है, ऐसी कविताएं हैं, ऐसे गुणगान हैं, ये तमिल संगम लिटरेचर में आपको खूब सारे अमाउंट में देखने को मिलेगा, क्लियर है। और इनका जो बेसिक पर्पस होता था वो होता यही था कि उस समय जो सोशल और इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स हैं, उन सोशल इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स को डिफाइन करें, लोगों के बीच में इक्वालिटी टाइप की इस्टेब्लिश करने की कोशिश करें, क्लियर है। ये भी स्ट्रेस करते हुए, ये भी दिखाते हुए कि हाँ, गरीबी भी है, इनइक्वालिटी भी है, लेकिन एट द सेम टाइम ऐसे लोग जिनके पास वो प्रॉपर्टी है उनको शेयर करना चाहिए। मतलब दोज हु आर हैविंग द प्रॉपर कंट्रोल ऑफ द रिसोर्सेज, दे शुड डिस्ट्रीब्यूट और शेयर देयर वेल्थ और रिसोर्सेज विद द पुअर। क्रक्स ये है इस बात का, क्लियर है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया है तो फिर बहुत बढ़िया, नहीं आया है तो बता देना कमेंट बॉक्स में, और नहीं आया है तो एक ऑफर है, प्लस क्लासेस में आ जाओ। प्लस क्लासेस में भी इसी तरीके से और बेहतरीन, क्योंकि वहाँ पर मौका मिल जाता है तुम्हें किस बात का, छोटा सा कुछ क्वेश्चन डाउट आ गया तो उसको पूछ लो, रियल टाइम पे इंटरैक्ट होने का मौका मिल जाता है तुम्हें टीचर से, यानी ऑनलाइन मोड में ही एक ऑफलाइन जैसा एक्सपीरियंस मिल जाता है कि टीचर से बात कर लो, पूछ लो, तो और बेहतरीन तरीके से यही चीज़ समझ में आ जाएगी। तो यू कैन इंटरैक्ट, कम टू दी प्लस क्लासेस, यूज कोड इंद्र टू एनरोल इन दी प्लस क्लासेस। मेरा दावा है कि आप प्लस क्लासेस में जब पढ़ेंगे तो 100% आपको समझ में आ जाएगा। अगर अभी यहाँ पर 80 से 90% आया होगा तो, क्योंकि मैंने कहा आप इंटरैक्ट कर सकते हैं मुझसे, और इंटरैक्ट करके आप 100%, मतलब वहाँ पे तो मुझे पता भी चल जाएगा कि अच्छा ये वाला पर्टिकुलर डाउट आ रहा है आपको, वहीं पर वो डाउट किल हो जाएगा, क्लियर है। इसके अलावा फिर मैं और जो पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड चीज़ें पूछता रहता हूँ। जब पूछता रहता हूँ तो वो पोल के टर्म्स में पूछता हूँ, क्वेश्चन के टर्म में, आप में से बहुत सारे लोग आंसर देते हो, आपकी भी प्रैक्टिस बढ़ जाती है, और प्लस आपको और अच्छा लगता है कि आप कितने स्पीडी तरीके से आंसर देते हो, कितनी एक्यूरेसी के साथ आंसर देते हो। आप अपने फ्रेंड्स के साथ में लीडर बोर्ड जो जनरेट होता है, ठीक है, पोल के थ्रू, उससे अपनी प्रोग्रेस को एसेस कर सकते हो। प्लस आपके पास हर हफ्ते प्लस क्लासेस में या प्लस प्लेटफॉर्म पे चांस होता है कि आप स्कॉलरशिप अटेम्प्ट करो, स्कॉलरशिप क्विज़ टेस्ट अटेम्प्ट करो, और बहुत सारे अपने लिए प्राइजेस जीतो। इनफैक्ट अपनी पढ़ाई को फंड भी कर सकते हो। सारी अपडेट्स के लिए जो भी आगे आने वाली होती हैं, टाइम टेबल से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड, या अपकमिंग कुछ भी हम आपके लिए प्लान करते हैं, उसके लिए आप सोशल स्कूल का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। और इस वीडियो को अच्छे से अगर समझ गए हो तो अगले वीडियो का वेट करो, अगले वीडियो को जल्दी से जल्दी लेके आएंगे ताकि आपका ये चैप्टर ख़त्म हो और चैप्टर 4 की तरफ हम एंटर हों। तब तक बने रहो सोशल स्कूल के साथ। बाय बाय।